हेलो फ्रेंड्स। तो यार आज हम जानने वाले हैं कि रूम डेटाबेस क्या होता है एंड हम उसको अपने डेटा को कैश करने के लिए एंड्रॉइड में किस तरह से यूज कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ कॉटलिन। तो इसके लिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यार लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था कि ये हमने कोरूटीन स्कोप्स के बारे में सीखा था एंड थ्रेडिंग वगैरह कैसे होती है ये सब जाना था। एंड अब हम क्या करने वाले हैं कि जो हमारा डेटा है उसको कैश करने वाले हैं। कैश मतलब अपने एक पर्सनल डेटाबेस होगा उसमें सेव करने वाले हैं। रीजन बीइंग क्या है कि यार ये हमेशा जब भी कॉन्टेक्ट से फैच करता है तो थोड़ा टाइम लेता है, 3-4 सेकंड 5 सेकंड का टाइम लेता है एंड उतनी देर के लिए स्पेस खाली दिखता है। पर स्क्रीन पे एक व्हाइट ब्लैंक स्पेस दिखता है जो कि एक नॉट गुड है। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं उतने टाइम में क्या करेंगे कि हमारा पर्सनल डेटाबेस से फैच करके लाएंगे एंड उसको शो करेंगे वहां पे। ठीक है, और जैसे ही हम डेटा हमारे कॉन्टेक्ट्स वाली रिपोजिटरी से फैच कर ले रहे हैं यानी फोन से फैच कर लेंगे तो वो नया वाला डेटा वहां पे अपडेट कर देंगे। तो इससे क्या है कि व्हाइट स्पेसिंग नहीं दिखेगी। तो यार इसके लिए अपन यूज करने वाले हैं रूम डेटाबेस का। ठीक है, डेटाबेस के लिए एसक्यूएलाइट भी यूज कर सकते हैं बट एसक्यूएलाइट थोड़ा यार पुराना है ना। आप लोगों को मैंने कहा था डिफरेंस जानने के लिए। तो एसक्यूएलाइट में काफी सारे फीचर्स नहीं है, रूम डेटाबेस में काफी नए सारे फीचर्स हैं एंड एक इजी टू यूज है। ठीक है, तो अपन रूम डेटाबेस करने वाले हैं। तो चलिए यार स्टार्ट करते हैं। तो यार ये मैंने खोल लिया है एंड्रॉइड डेवलपर्स की कोड लैब्स है जिसमें इन्होंने बताया कि रूम को कैसे इंटीग्रेट करते हैं कॉटलिन के साथ। ठीक है, इसमें कुछ रिक्विजिट्स वगैरह हैं जो भी है, कोई इशू नहीं है। इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप लोग एक बार देख सकते हैं। ठीक है, ग्रेडल की बात करते हैं। ग्रेडल में अब अपने को ये चीजें अपडेट करनी है। तो ये तो पहले तो बोल रहा है प्लगइन्स में 3 प्लगइन्स होनी चाहिए। ठीक है, module.app में। तो module.app में चलता हूं मैं, है ना। ये रहा module.app। ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपको प्लगइन्स मिलेंगे। तो com.android. तो पहले से, ठीक है, ये भी है। एक और मिसिंग है बस, ID Kotlin KAPT, इसको मैं ऐड कर दे रहा। ठीक है, अब ये चलो मैं इग्नोर कर देता हूँ यार, खास बात लग नहीं थी। ठीक है, देखेंगे अगर जरूरत पड़ी तो ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब अपन चलते हैं डिपेंडेंसीज ब्लॉक में। ठीक है, जो अपना है रूम का। तो ये रूम के लिए इसने 3 लाइब्रेरीज दी हुई है। यहाँ पे रूम कंपोनेंट्स के नीचे मैं तीनों को कॉपी करता हूँ, है ना, और तीनों को यहाँ पेस्ट कर देते हैं अपन कोरूटीन्स के नीचे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसकी जगह सीधा लिख देता हूँ 2.3.0। ओके, ठीक है, 2.3.0 लिख दिया। अब मैं सिंक मार देता हूँ। ठीक है, तो यार ये सिंक हो गया। अब सबसे पहला स्टेप है हमको एंटिटी बनानी है। एंटिटी यानी बेसिकली अपनी जो टेबल है या मॉडल क्लास है, जिसको भी आप एंटिटी बोलना चाहते हैं। ठीक है, तो हमको कॉन्टेक्ट मॉडल सेव करना है, बेसिकली नेम और नंबर कॉन्टेक्ट सेव करना है। तो इस क्लास को हमें एंटिटी क्लास बनाना पड़ेगा। एंटिटी क्लास बनाने के लिए सिंपल सा स्टेप है, ऊपर एक आपको एक एनोटेशन ऐड करना है, इसको बोलते हैं एनोटेशन। ठीक है, इधर लिख देना एंटिटी। ठीक है, तो ये अपनी क्लास हो गई है एंटिटी। अब एंटिटी में एक स्पेशल कंडीशन होती है कि आपको एक प्राइमरी की देनी पड़ती है। ठीक है, प्राइमरी की आपको अगर पता ही होगा कि यार ऐसी की जो यूनिक रहने वाली है पूरी टेबल में। ठीक है, यूनिक रहने वाली। तो यूनिक क्या रहेगा, नंबर अपना यूनिक रहेगा यार। ठीक है, फोन नंबर यूनिक ही रहेगा। ठीक है, तो मैं इसको दे देता हूँ फोन नंबर वाले को प्राइमरी की। ठीक है, तो यार ये मैंने प्राइमरी की बना दी है नंबर को। ठीक है, तो पहला स्टेप अपना हो गया। अब दूसरा स्टेप है हमको डाउ क्लास बनानी पड़ती है। ठीक है, डाउ एक इंटरफेस है बेसिकली। अपन राइट क्लिक करते हैं, न्यू, है ना, Kotlin क्लास। ठीक है, इसमें इंटरफेस पे जाना है अपने को। ठीक है, तो मैंने इंटरफेस सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे अपने को नाम रखना है डाउ का, है ना। तो मैं नाम रख देता हूँ कॉन्टेक्ट डाउ। ओके, ठीक है, ये डाउ क्लास बन गई है। सेम वे में इसको भी डाउ ऊपर लिख देना। डाउ क्या होता है, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट, है ना, जिसकी मदद से, जिस इंटरफेस की मदद से अपन डेटा को एक्सेस करने वाले हैं। ठीक है, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट। इसके अंदर सारे फंक्शन अपन लिखते हैं, इंसर्ट के, डिलीट के, अपडेट के या गेट के। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं फंक्शन इंसर्ट। ठीक है, एक फंक्शन बना रहे इंसर्ट। अपन क्या इंसर्ट करने वाले हैं, कॉन्टेक्ट मॉडल। ठीक है, कॉन्टेक्ट मॉडल। अब आगे इसका रिटर्न टाइप अगर कुछ लिखना है तो लिख दो, वरना ये रिटर्न तो क्या ही करेगा, इंसर्ट हो रहा है तो इंसर्ट को रिटर्न की कोई जरूरत है नहीं। और ऊपर इसके ऊपर एक एनोटेशन लिखना होता है अपने को @insert। ठीक है, जो कि इंसर्ट करता है। अब यार इंसर्ट कर रहा है, सपोज करो कि सेम कॉन्टेक्ट दूसरी बार आ गया, है ना, प्राइमरी की है तो अपने को पता है कि डुप्लीकेट नहीं हो सकती। ठीक है, यानी फोन नंबर अगर वापस सेम आ गया तो अपनी एप्लीकेशन तो क्रैश हो जाएगी। ठीक है, तो उसको दिखना पड़ता है कि जैसे ही कॉन्फ्लिक्ट आए, अगर सेम नंबर वापस आ रहा है तो हमको क्या करना है, उसके साथ डेटा को मतलब वापस डाल देना है नया वाला, या फिर ना पुराने वाले को रखना है, नए वाले को इग्नोर कर देना है। 2 स्ट्रेटेजी होती है इसमें ऑन कॉन्फ्लिक्ट की, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को लिखना है ऑन कॉन्फ्लिक्ट
है ना। ऑन कॉन्फ्लिक्ट के बाद ऑन कॉन्फ्लिक्ट की स्ट्रेटेजी लिख देते हैं, ऑन कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रेटेजी डॉट होते हैं इसमें, डॉट इग्नोर, है ना, मेन तो दो ही होते हैं, डॉट इग्नोर और या डॉट रिप्लेस। ठीक है, तो या तो नए वाले डेटा को रिप्लेस कर दो या इग्नोर कर दो। चलो मैं रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक है, कि कुछ नया है तो पुराने वाले को डिलीट करो और नया वाला डाल दो। ठीक है, तो ये अपनी इंसर्ट की क्वेरी हुई, बस सिंपल ये लिखना है अपने को और ये अपना एक इंसर्ट करने का काम करेगा। ठीक है, अब यार मैंने कहा था कि इंसर्ट डेटाबेस में इंसर्ट करना या गेट करना थोड़ा सा ना हैवी काम है। ठीक है, हैवी काम है, तो हैवी काम को कभी भी मेन थ्रेड पे नहीं करना चाहिए, है ना, और उसको कोर रूटीन्स में करना चाहिए। ठीक है, तो एक और चीज आपको बताता हूँ। ठीक है, जब भी कोई हम फंक्शन बनाए जिसको अपने को बताना है कि भैया ये बैकग्राउंड थ्रेड में चलेगा या फिर इसको ना इसमें थोड़ा भारी काम हो रहा है, तो उस फंक्शन को अपन एनोटेट करते हैं सस्पेंड के साथ। तो सस्पेंड फंक्शन यानी एक ऐसा फंक्शन जो कभी भी यूआई थ्रेड में नहीं चल सकता, वो हमेशा एक कोरूटीन स्कोप के अंदर ही चलेगा। ठीक है, तो जब भी अपन इनसाइट यूज करेंगे तो अपन अगर कोरूटीन स्कोप नहीं होगा तो अपना एक कंपाइलर एरर देगा अपने को कि आपको इसको कोरूटीन स्कोप में डिक्लेयर करना है। तो एक तो अपन कभी भूलेंगे नहीं इसको कोरूटीन स्कोप में डालना। दूसरा ये कि वो बताता है कि भैया ये थोड़ा काम रुक के आएगा, मतलब थोड़ा एंड टू एंड नहीं मिलेगा रिटर्न, थोड़ा रुकने के बाद आएगा। तीसरा ये कि सस्पेंड फंक्शन के साथ अपन कुछ प्ले कर सकते हैं, जैसे उसको रोक सकते हैं, रिज्यूम कर सकते हैं या स्टार्ट कर सकते हैं या स्टॉप कर सकते हैं, मतलब एक बेसिक सेट ऑफ परफॉर्म कर सकते हैं, ऑपरेशंस कर सकते हैं कि रुक जाओ, थोड़ी देर के लिए पॉज हो जाओ या रिज्यूम हो जाओ। इस तरह की चीजें अपन फंक्शन के साथ कर सकते हैं, सस्पेंड फंक्शन के साथ। ठीक है, तो ये हो गया सस्पेंड फंक्शन। इंसर्ट का आपने देख लिया। मान लो मेरे को सारे कॉन्टेक्ट्स लेने हैं, ठीक है, तो मैं लिख देता हूं वापस सस्पेंड फंक्शन गेट ऑल कॉन्टेक्ट्स। ठीक है, और ये रिटर्न करने वाला है लिस्ट ऑफ कॉन्टेक्ट मॉडल। ठीक है, और इसको मैं एनोटेट कर देता हूं क्वेरी से, है ना, और यहां पे लिख देता हूं एक कमांड एसक्यूएल की, सेलेक्ट एस्ट्रिस्क फ्रॉम कॉन्टेक्ट मॉडल। ओके, तो ये मैंने कर दिए। ठीक है, तो ये अपने को एक गेट ऑल कॉन्टेक्ट्स का काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सारे फंक्शन हो जाएंगे, बेसिकली आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, इंसर्ट वगैरह डिलीट वगैरह जो भी लिखना होता है वो अपन डाओ क्लास में लिखते हैं। ठीक है, अब तीसरा एक रूम डेटाबेस अपने को डिक्लेयर करना पड़ता है कि डेटाबेस अपना क्या है, कैसे उसको चीजों को यूज करना है। ठीक है, तो मैं ठीक है, तो यार मैं नाम रूम डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ, न्यू वही कॉटलिन क्लास, है ना। डेटाबेस का अपन नाम रख देते हैं कॉन्टेक्ट डेटाबेस, है ना, या मैं नाम लिख देता हूं माई फैमिली डेटाबेस। ठीक है, माई फैमिली डेटाबेस। ओके, ये डेटाबेस बन गया। इसको भी ऊपर एनोटेट करना है @डेटाबेस। ठीक है, तो @डेटाबेस, है ना। इसके बाद इसके अंदर अपने को एंटिटीज डिफाइन करनी पड़ती है। ठीक है, एंटिटीज डिफाइन करनी पड़ती है। ये बेसिकली एक एरे है, एरे ऑफ एंटिटीज। ठीक है, इसके अंदर आप अपनी एंटिटीज का ना नाम लिख दो जो भी आप यूज करने वाले हो। तो अपनी एंटिटी है कॉन्टेक्ट मॉडल। ठीक, तो कॉन्टेक्ट मॉडल क्लास डॉट जावा। ठीक है, ये हो गया अपना कॉन्टेक्ट मॉडल की एंटिटी हो गई। ठीक है, इसके बाद आपको इसमें वर्जन डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, वर्जन बेसिकली क्या होता है कि आपका रूम डेटाबेस का कौन सा वर्जन चल रहा है। ठीक है, अपन 1 से स्टार्ट करते हैं कि अपना वर्जन नंबर 1 चल रहा है। जैसे ही कोई चेंजेस होते हैं, जैसे कोई क्लास चेंज हुई, कोई क्लास में कोई वेरिएबल ऐड हुआ, कोई रिमूव हुआ, कुछ चेंज हुआ, तो हमेशा हमें वर्जन नंबर में अपडेट करना होता है कि वर्जन नंबर 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, ये होता है वर्जन नंबर। ठीक है, एक और चीज होती है इसमें एक्सपोर्ट स्कीमा। ठीक है, एक्सपोर्ट स्कीमा क्या होती है कि यार सपोज करो मैंने वर्जन अपडेट किया, जैसे 1 को 2 किया, तो ये क्या करता है पुराने डेटा को क्लियर कर देता है एंड नए एकदम 0 से स्टार्ट करता है। तो ठीक है, हमको वो डेटा मान लो पुराना वाला प्रिजर्व करना है, तो हमको एक एक्सपोर्ट स्कीमा बतानी पड़ती है कि ठीक है, आपका अपन उस पुराने वाले डेटा को कहीं पे एक्सपोर्ट करके रख लेते हैं। ठीक है, और जैसे नया आता है तो उसको मैच करके उसको एडजस्ट कर लेते हैं। अभी अपन इसलिए फॉल्स करते हैं कि अपने को पुराना डेटा से मतलब नहीं, जब भी माइग्रेट हो तो क्लियर कर दो, न्यू डेटा से स्टार्ट कर दो, तो इसको फॉल्स कर देते हैं। ठीक है, एक और चीज जो यार माई फैमिली डेटाबेस है वो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है, बिकॉज उसमें अपन जो भी डाओ फंक्शन इसमें अपन डिक्लेयर करेंगे, केवल डिक्लेयर करेंगे, उनकी डेफिनेशन नहीं लिखने वाले, है ना। तो वो एक बेसिकली उसको बोलते हैं अपन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, जिसमें केवल फंक्शंस को अपन डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन नहीं करते। ठीक है, ठीक है, ये एक ऊपर एरर आ रही है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है अपने को, यहाँ से जावा बस को रिमूव करना है और बस डॉट क्लास तक लिखना है। ठीक है, तो ये अपनी एरर रिमूव हो गई। ठीक है, अपनी ये क्लास बन गई एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब इसके अंदर क्या करना है, जैसा मैंने कहा कि डाओ को डिक्लेयर करना है। ठीक है, तो मैं एक फंक्शन बना देता हूँ डाओ अपना कॉन्टेक्ट डाओ। ठीक है, कॉन्टेक्ट डाओ। ठीक है, और जिसका रिटर्न टाइप होगा कॉन्टेक्ट डाओ।
ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको भी एब्स्ट्रैक्ट से डिक्लेयर कर देना क्योंकि अपन इसको डिफाइन नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये हो गया अपना डाओ क्लास, मतलब डाओ फंक्शन। ठीक है, जितने भी डाओ होंगे वो सब यहाँ पे डिक्लेयर होने वाले हैं। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि हमारे जहाँ पे भी यूज होगा तो माई फैमिली डेटाबेस यूज होने वाला है। मतलब जहाँ पे भी यूज करेंगे अपन डेटाबेस को पूरी एप्लीकेशन में, तो माई फैमिली डेटाबेस की मदद से अपन सारी चीजों को यूज करेंगे। ठीक है, तो यार एक इशू है इसमें, एक इशू ये है कि जहाँ पे अपन माई डेटाबेस फैमिली यूज करेंगे तो वहां पे क्या करता है, एक नया इंस्टेंस बनाता है। ठीक है, हर बार नया इंस्टेंस बनाएगा। तो डेटाबेस के इतने सारे इंस्टेंस ओवरऑल द एप्लीकेशन बनाना इज नॉट ए गुड प्रैक्टिस। ठीक है, हमेशा क्या होना चाहिए कि एक इंस्टेंस होना चाहिए पूरे एप्लीकेशन के लिए। तो अपन यूज करते हैं नॉर्मली इसके लिए सिंगलटन क्लासेस। सिंगलटन क्लासेस क्या होती है कि ऐसी क्लासेस है जिसका एक ही बार इंस्टेंस बनाया गया है एंड उस इंस्टेंस को वापस अपन रिपीटली यूज कर लेते हैं ओवरऑल एप्लीकेशन में। ठीक है, तो बेसिकली अपन क्या करते हैं कि डेटाबेस बना के उसका इंस्टेंस को प्रिजर्व करके रखते हैं एंड उसको बार बार यूज कर लेते हैं। अभी अपन क्या करते हैं, कंपेनियन ऑब्जेक्ट बनाते हैं। कंपेनियन ऑब्जेक्ट क्या होता है यार कि एक ऐसा मतलब स्कोप होता है जिसके अंदर जो भी फंक्शंस होते हैं वो ओवरऑल द एप्लीकेशन हर जगह यूज हो सकते हैं, मतलब कहीं पे भी एक्सेसिबल होते हैं। ठीक है, ओवरऑल द एप्लीकेशन कहीं पे भी अपन उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने जावा पढ़ी हो तो उसमें एक स्टैटिक होता है, तो स्टैटिक की तरह ये बिहेव करता है। मतलब इसके अंदर कुछ भी लिख दो आप, पूरे एप्लीकेशन में हर जगह एक्सेसिबल है वो। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को अपना फंक्शन लिखना है। तो मैं फंक्शन डिक्लेयर कर देता हूँ गेट डेटाबेस। ओके, तो फंक्शन मैंने बता दिया गेट डेटाबेस, जो कि रिटर्न करेगा अपना डेटाबेस यानी माई फैमिली डेटाबेस को रिटर्न करेगा। ठीक है, अब अपन इसकी डेफिनेशन लिखने वाले हैं। तो यार जैसे कि मैंने बताया कि हमेशा हम उसी इंस्टेंस को यूज करेंगे जो एक बार बन चुका है, बार बार नया इंस्टेंस नहीं बनाएंगे। तो मैं ऊपर एक वेरिएबल बना लेता हूँ। ठीक है, वेरिएबल बना लेता हूँ एक इंस्टेंस, जिसको नाम दे देता हूँ मैं इंस्टेंस। ठीक है, जिसका टाइप भी है माई फैमिली डेटाबेस एंड वो नलेबल है। ठीक है, ये जो मैंने आगे क्वेश्चन मार्क लगाया है इसको, ये नलेबल प्रॉपर्टी है कॉटलिन की। जिस भी अपन टाइप के आगे ये क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं इसका मतलब कि वो वेरिएबल नल हो सकता है। ठीक है, यानी माई फैमिली अपना नल हो सकता है। अगर मैं क्वेश्चन मार्क हटा दूं और नल लिखूंगा तो ये अलाउ नहीं करेगा, मेरे को बोलेगा कि नल नहीं है आपका वेरिएबल टाइप, बट आप उसमें वैल्यू नल डाल रहे हो। तो हमेशा ये लगाना जरूरी है, इसमें डिफाइन करना जरूरी है, तभी ये नल वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, वरना नहीं करेगा। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है कि जहां पे भी अपन इंस्टेंस को यूज करेंगे तो वहां पे ये सीधा यूज नहीं करना देगा, हमेशा है ना ये पूछेगा, मतलब बताना पड़ेगा अपने को कि एक चेक लगाना पड़ेगा कि इफ इंस्टेंस इज नॉट इक्वल टू नल, तभी अपन चेक कर सकते हैं, वरना इस पे वर्किंग नहीं कर सकते। ये एक रीजन की वजह से बनाया गया था कि हमेशा नल एक्सेप्शंस आते थे बहुत ज्यादा, कि ये वेरिएबल नल है और हमने उस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। अब एरर आ गई तो कोड तो डायरेक्टली फट जाएगा ना। ठीक है, तो इसलिए नल एक टाइप बनाया गया है कॉटलिन में, जिसमें आप जो भी आपको शक है कि ये वेरिएबल नल हो सकता है उसके टाइप के आगे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। तो जहां पे भी आप उस वेरिएबल को यूज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भैया ये वेरिएबल नल हो सकता है, तो एक बार चेक लगा लो कि ठीक है इफ वेरिएबल इज नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, ये मैंने बना लिया। इसको एनोटेट कर देता हूँ वॉलेटाइल से। वॉलेटाइल क्या होता है यार, वॉलेटाइल का मतलब है कि ये जो फंक्शन है यानी ये जो अपना माई इंस्टेंस है, जो इंस्टेंस है वो कहीं पे भी ओवरऑल द एप्लीकेशन किसी भी थ्रेड से एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, यानी अपन मेन थ्रेड से भी यूज कर सकते हैं और हो सकता है कोई और किसी थ्रेड से यूज कर रहा हो, किसी और थ्रेड से यूज कर रहा हो, यानी डिफरेंट थ्रेड से एट ए टाइम यूज हो सकता है। तो ये क्या करता है, अपने कोड को थ्रेड शेप बनाता है। ठीक है, मतलब कि सपोज करो कि अगर अब मैं ये नहीं लिखूंगा तो ये क्या करेगा कि कहीं पे तो इंस्टेंस की वैल्यू कुछ और होगी और कहीं पे इंस्टेंस की वैल्यू कुछ और होगी, मतलब एक तरह से सिंक नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, अपने ऑब्जेक्ट को या इंस्टेंस को एक थ्रेड शेप बनाता है। ठीक है, वॉलेटाइल, एक बार इसके बारे में स्टडी कीजिएगा कि वॉलेटाइल क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक चेक लगा लेता हूँ, इफ इंस्टेंस ठीक है नॉट इक्वल टू नल, भी एरर दे रहा है। इसका रीजन है कि यार अपने इसको कंपेनियन ऑब्जेक्ट के बाहर डिक्लेयर कर दिया गलती से, तो इसको कट करके अपने को कंपेनियन ऑब्जेक्ट के अंदर डाल लेना है। अब ये अपने को एक्सेसिबल है। ठीक है, तो मैंने एक चेक लगा दिया, इंस्टेंस अगर नल नहीं है, यानी इंस्टेंस अगर नल नहीं है तो अपने को सीधा इंस्टेंस को ही रिटर्न कर देना है। ठीक है, तो मैंने इंस्टेंस को रिटर्न कर दिया। भैया सीधी सी बात, अगर इंस्टेंस नल नहीं है यानी फैमिली डेटाबेस कभी इनिशियलाइज हो चुका है, यानी वही सेम इंस्टेंस अपने को रिटर्न कर देना, नया वाला नहीं बनाना। ठीक है, अभी भी एरर दे रहा है यार, इसका रीजन है बोल रहा है स्मार्ट कास्ट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, स्मार्ट कास्ट क्या होता है कि बेसिकली ये बोल रहा है कि इंस्टेंस इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू नल जब तक चेक किया इन्होंने, हो सकता है कि इंस्टेंस में कुछ वैल्यू चली गई हो, मतलब नल चला गया हो, तो नल रिटर्न हो जाएगा बेसिकली, है ना। तो ये पॉसिबल नहीं है, इफ चेक से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो इफ से नहीं चलेगा तो किससे चलेगा भाई, है ना।
तो एक इसमें एक चीज होती है, एक लेट फंक्शन होता है, ठीक है। इसमें एक फंक्शन होता है नेट लेट, ठीक है। तो इंस्टेंस आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है डॉट लेट, ठीक है। तो ये चेक कर लेता है कि अगर इंस्टेंस नल नहीं है तो इसके अंदर आ जाओ, है ना, और इंस्टेंस की एक कॉपी बना लेता है, ठीक है। इंस्टेंस का एक लोकल कॉपी बना लेता है, एक टेम्परेरी कॉपी बना लेता है आईटी के नाम से, ठीक है। तो अपने को रिटर्न कर देना आईटी, ठीक है। इसको हटा देना ऊपर वाले को। तो ये पर्टिकुलर कंडीशन एक तरह से अपना नल वाले की तरह ही काम कर रही है। ये क्या चेक कर रहा है कि इंस्टेंस अगर नल नहीं होता तो इंस्टेंस की एक कॉपी बना लो, लोकल कॉपी आईटी के नाम से, ठीक है, और रिटर्न कर दो आईटी को, ठीक है। तो ये अपना इंस्टेंस रिटर्न हो जाएगा अगर इंस्टेंस नल नहीं है। अब इंस्टेंस मान लो नल निकला तो हमको इंस्टेंस बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इंस्टेंस बनाएंगे कैसे? तो मैं एक नया इंस्टेंस बना लेता हूँ, इंस्टेंस, ठीक है। वेल इंस्टेंस इज इक्वल टू रूम डॉट डेटाबेस बिल्डर, ठीक है। डेटाबेस बिल्डर में यार कॉन्टेक्स्ट चाहिए, तो अपने पास यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट है नहीं, तो अपने को पैरामीटर से कॉन्टेक्स्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं एक यहाँ से कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल पास करवा लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट को दे देता हूँ इसको। तो ये हमने कॉन्टेक्स्ट दे दिया। कॉन्टेक्स्ट आप में हमेशा प्रेफर करते हैं एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट देना। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट यानी बेसिकली पूरी एप्लीकेशन का कॉन्टेक्स्ट होता है, तो वो ज्यादा प्रेफरेबल होता है कि वो दो, ठीक है। ये दे दिया अपनों। इसके बाद सेकंड वेरिएबल इसको चाहिए अपनी क्लास का नाम, तो क्लास है अपनी माई फैमिली डॉट डेटाबेस, तो माई फैमिली डेटाबेस क्लास। अब इसको देना एक नेम, ठीक है। नेम बोलता है कि मेरे को एक नेम दे दो डेटाबेस का, जो भी नेम है ना। तो मैं डेटाबेस का नेम दे देता हूँ कॉन्टेक्ट छोड़ो, माई फैमिली डेटाबेस, माई फैमिली डीबी, ठीक है, ठीक है। यार यहाँ पे भी एक एरर दे रहा है, ये बोल रहा है कि हमको एक रूम डेटाबेस चाहिए था और तुम माई फैमिली डेटाबेस दे रहे हो, ठीक है। तो इसको अपने को एक्सटेंड भी करना पड़ता है रूम डेटाबेस से यहाँ पे, है ना। तो रूम डेटाबेस से अपन एक्सटेंड कर देंगे तो अपना ये इशू सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये अपना इंस्टेंस बन गया है। इसके आगे आपको लिखना है डॉट बिल्ड, ओके। तो ये बिल्ड हो गया, अपना इंस्टेंस बन गया। और अपने को क्या करता है, अपन इंस्टेंस को इस इंस्टेंस से ये कर देते हैं, ठीक है, और फिर अपन रिटर्न कर देते हैं अपना इंस्टेंस, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक बार इंस्टेंस बना देगा तो इंस्टेंस की कुछ वैल्यू बन जाएगी, अगली बार इंस्टेंस नल नहीं आएगा तो ये यहीं से रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हो गई है अपनी, ठीक है। अब यार इसमें एक और इशू है, ठीक है। एक और इशू क्या है कि ये है ना सिंक में नहीं है, ठीक है। जैसे ही कोई थ्रेड से आएगा तो अलग अलग डेटाबेस हो सकता है, इंस्टेंस कभी बन जाए कभी नहीं बने, है ना। कभी बन गया तो इसको पता नहीं चलेगा कि बन गया, ठीक है। तो इसको हमको सिंक्रोनाइज बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक टर्म लिखनी पड़ेगी सिंक्रोनाइज्ड, ठीक है। सिंक्रोनाइज के बाद अपने को क्लास नेम लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अपने क्लास का नेम माई फैमिली डेटाबेस लिख दिया, ठीक है, क्लास डॉट जावा लिख दिया। इसके बाद आपको ये ब्रेसेस लगाना है, तो ये सिंक्रोनाइज्ड कॉल हो गया, ठीक है। मैं इस चीज को कट करता हूँ एंड इसके अंदर डाल देता हूँ, ठीक है। तो इसके पीछे मैंने रिटर्न लगा दिया है ना, कुछ एरर्स दे रहा है, तो मैं क्या करता हूँ बेसिकली यहाँ पे जो है ये लिख देता हूँ इंस्टेंस, ठीक है। तो ये अपने इंस्टेंस को रिटर्न कर दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसको हटा देते हैं, इसका कोई अब यूज नहीं है। तो ये अपना बेसिकली फंक्शन हो गया है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, अगर इंस्टेंस नल नहीं है तो इंस्टेंस को रिटर्न कर दे रहा है, बट अगर इंस्टेंस नल है तो क्या कर रहा है, सिंक्रोनाइज कॉल में अपने इंस्टेंस को क्रिएट कर रहा है, फिर इंस्टेंस को असाइन कर रहा है इंस्टेंस, एंड फिर अपने इंस्टेंस को रिटर्न कर दे रहा है, ठीक है। तो अपना ये गेट डेटाबेस फंक्शन भी क्लियर है, ओके। अब अपन देखते हैं इसको यूज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको क्या करना है, होम फ्रेगमेंट में जाना है ना। यहाँ पे जहां पे भी आपको यूज करना है, सपोज करो कि यहाँ पे यूज करना है अपने को, है ना, कि गेट कॉन्टेक्ट होने से पहले, ठीक है। तो मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ फेच डेटाबेस कॉन्टेक्ट्स, ठीक है। तो डेटा बेस कॉन्टेक्ट्स, ओके। ऑल्ट एंटर मारा, ये बन गया, ठीक है। तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ डेटाबेस का, ठीक है, और माय फैमिली डेटाबेस डॉट गेट डेटाबेस, ठीक है। तो अपन दे देते हैं रिक्वायर कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। रिक्वायर कॉन्टेक्स्ट दे दिया, ये डेटाबेस हो गया अपना, ठीक है। डेटाबेस डॉट कॉन्टेक्ट डाउन डॉट इंसर्ट, ओके। इंसर्ट कर रहा है तो ये बोला कॉन्टेक्ट मॉडल दे दो मेरे को भाई साहब, जो भी इंसर्ट करना है आपको, ठीक है। तो यार इस फंक्शन का नाम मैं फेच की जगह इंसर्ट लिख देता हूँ, क्योंकि अपन इंसर्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं इंसर्ट डेटाबेस कॉन्टेक्ट्स, ठीक है।
और इसको क्या करता हूँ अपन यहाँ से नहीं कॉल करते हैं, है ना। जब अपने पास डेटा आ जाएगा तो उसके अंदर से कॉल करेंगे, ठीक है। तो ये डेटाबेस में यहाँ पे अपने पास डेटा आ रहा है ना। तो मैं यहाँ पे इसको कॉल कर दूंगा, ओके। और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा लिस्ट ऑफ कॉन्टेक्ट्स, ठीक है। ऑल्ट एंटर मारूंगा, ये पैरामीटर ऐड कर देगा, ठीक है। अब अपने पास लिस्ट ऑफ कॉन्टेक्ट्स आ गई। अब अपने को लिस्ट ऑफ कॉन्टेक्ट्स को ऐड करवाना है, ठीक है। एक बार इनसाइड में चलते हैं, है ना। अब लिस्ट ऑफ कॉन्टेक्ट्स ऐड करनी है, तो ठीक है। यहाँ पे तो सिंगल कॉन्टेक्ट ऐड हो रहा है, सिंगल कॉन्टेक्ट ऐड हो रहा है, ठीक है। अपने को लिस्ट अगर ऐड करनी है तो मैं एक फंक्शन नाम लिखता हूँ इंसर्ट ऑल, ठीक है। इसमें क्या करता हूँ, कॉन्टेक्ट मॉडल लिस्ट बना लेता हूँ इसको, ठीक है। और यहाँ पे इसको सिंगल की जगह लिस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या करेगा, लिस्ट ऐड कर देगा अपनी, ओके। तो यहाँ पे चलते हैं अपन इंसर्ट के अंदर मैं लिख देता हूँ लिस्ट कॉन्टेक्ट्स और इंसर्ट ऑल, ओके। तो ये बोल रहा है सस्पेंड फंक्शन शुड बी कॉल्ड फ्रॉम ए कोरूटीन और अनदर सस्पेंड फंक्शन। तो बोल रहा है या तो आप सस्पेंड फंक्शन से कॉल करो या फिर आप कोरूटीन स्कोप से ऐड करो, ठीक है। तो अगर आप दो चीजें कर सकते हो इसको, ठीक है। या तो इसको सस्पेंड बना दो, ठीक है। तो मैं ऑल्ट एंटर बोलता हूँ तो बोलता है सस्पेंड बना दो, तो इसके पीछे क्या करेगा, सस्पेंड ऐड कर देगा, ठीक है। अब अपने सस्पेंड क्या है कि सस्पेंड फंक्शन हमेशा आपका कोरूटीन स्कोप से कॉल होना चाहिए। तो इनसाइड डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट में जाता हूं तो ये अपना कोरूटीन स्कोप से ऑलरेडी कॉल हो रहा है, ठीक है। यानी बिल्कुल सही है। अगर अपने को इसको सस्पेंड फंक्शन नहीं बनाना होता तो अपने को क्या करना पड़ता, यहाँ पे भी एक कोरूटीन स्कोप ऐड करना पड़ता। तो कोरूटीन स्कोप dispatchers.io, ठीक है, .launch, और ये कट करके आपको इसमें लिखना पड़ता, तो ये एरर नहीं देता, ठीक है। तो या तो ये कोरूटीन स्कोप लगा दो या सस्पेंड फंक्शन बना दो। अगर सस्पेंड फंक्शन भी आपने बना दिया तो उससे काम नहीं चलेगा। जो जहां पे सस्पेंड फंक्शन कॉल हो रहा है वो फिर कोरूटीन होना चाहिए, मतलब कोरूटीन तो होना ही चाहिए, कहीं ना कहीं तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो अगर अपना पहले से बना हुआ था तो मैंने देखा क्यों बनाया, है ना, उसी के अंदर से कॉल कर देते हैं। तो इसको कंट्रोल Z कर देता हूं मैं, है ना, और इसी को सस्पेंड फंक्शन बना देते हैं, क्योंकि दो बार बनाने से मतलब नहीं, दो थ्रेड, है ना, ये पहले से ही थ्रेड के अंदर ही है, ठीक है। तो अपना ये सस्पेंड फंक्शन हो गया। तो ये क्या करेगा, अपने सारे कॉन्टेक्ट्स को लेगा और डाल देगा डेटाबेस में। तो एक बार इसको रन करके देख लेते हैं यार कि वर्क कर रहा भी है कि नहीं कर रहा। तो ठीक है यार, ये रन हो गया है ना, रन हो गया, अपना बढ़िया से दिख रहा है, ठीक है। होगा कुछ नहीं, स्क्रीन पे बेसिकली डेटाबेस में सेव हो जाएगा। अब कैसे पता चलेगा कि डेटाबेस में सेव हुआ भी है कि नहीं हुआ, तो नीचे एक ऑप्शन दिखेगा आपको, ऐप इंस्पेक्शन। पुराने वाले जो एंड्रॉइड स्टूडियो है उनमें डेटाबेस इंस्पेक्टर के नाम से दिखता है, तो दोनों में से कुछ भी हो, जो भी हो, आप क्लिक कर लेना, ऐप इंस्पेक्शन या डेटाबेस इंस्पेक्टर, ठीक है। तो इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेलेक्ट प्रोसेस पूछेगा। तो अब अपन क्या करते हैं, अपना डिवाइस सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ी देर वेट करेंगे तो यहाँ पे अपना डेटाबेस आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये डेटाबेस आ गया, अपने कॉन्टेक्ट मॉडल के नाम से टेबल है, जैसा कि अपने बनाया था कॉन्टेक्ट मॉडल। इस पे डबल क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर ये सारे डेटा दिखा देगा, ठीक है। तो ये सारा डेटा अपना दिखा रहा है। अब अपन बचा है गेटिंग का पार्ट, यानी फेच करने का पार्ट बचा है, ठीक है, जो कि यार अपन अगली वीडियो में करने वाले हैं, फेच करने का। आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा फेच करने का, है ना। मैंने फंक्शन तो लिख दिया इंसर्ट ऑल का, मतलब सॉरी गेट ऑल कॉन्टेक्ट्स का। आपको बस इसको यूज करना है और एक लिस्ट में ऐड करवाना है, ठीक है। और उस लिस्ट को लॉक करके देख लीजिएगा कि डेटाबेस से सही आ रहा भी है कि नहीं आ रहा। तो ठीक है यार, फिर आज के लिए इनफ है, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।